दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तब इसे लेकर कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया था कि इंडिया ज़्यादा समय तक अपनी सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएगा और जल्द ये देश फेल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज आज़ादी से इतने सालों बाद जब इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अपना कदम तेजी से बढ़ा रहा है, तब वो सारी आवाज़ें चुप हैं जो इस देश के मॉडर्न एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट उठा करती थीं। यूं तो इस जर्नी में कई लीडर्स, पॉलिटिशियंस और आम जनता ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के तौर पे जाने जाने वाली हमारी सिविल सर्विसेज ने देश के मॉडर्न स्ट्रक्चर को मच नीडेड सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसपे आज हमारी कंट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर निर्भर करता है। अपने दृढ़ निश्चय, कार्यशैली और मेहनत से सिविल सर्वेंट्स ने कदम कदम पे देश की तरक्की के लिए अनेक योगदान दिए हैं। दोस्तों, आज सिविल सर्विसेज डे को डेडिकेटेड इस वीडियो का मकसद आपको देश के उन कुछ सिविल सर्वेंट से मिलवाना है जिन्होंने गवर्नेंस और देश के डेवलपमेंट में न मिटने वाली छाप छोड़ दी है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम उन टॉप 10 सिविल सर्वेंट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के लिए आज एक मिसाल है। इसके अलावा उन ऑफिसर्स द्वारा एग्जीक्यूटेड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जानेंगे जिन्होंने उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे के खास दिन पर आपको स्टडी आईक्यू पे मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश, और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। ये सेल अवेलेबल है 22 अप्रैल तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, हम अपनी लिस्ट की शुरुआत मिस्टर अजीत कुमार डोवाल से कर सकते हैं, जिन्हें आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कनिंग और ब्रेवेस्ट सिविल सर्वेंट्स के तौर पे जाना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जो तब उत्तर प्रदेश में शामिल था, एक आर्मी ऑफिसर के घर में जन्मे अजीत डोवाल ने अपने करियर की शुरुआत 1968 में केरला कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर की तरह की। आने वाले समय में वो मिजोरम और पंजाब इंसर्जेंसी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजीत डोवाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग में की रोल प्ले किया, जिसने आगे चल के खालिस्तानी मिलिटेंसी को क्रश करने में सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर डोवाल ने 7 साल पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप्स पे इंटेलिजेंस गैदर करते हुए एक सीक्रेट एजेंट बनकर गुजारे हैं। दोस्तों, अजीत डोवाल ने अपनी कार्य क्षमता का सबूत 1971 से 1999 में भी दिखाया, जिस दौरान उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की एटलीस्ट 15 हाईजैकिंग्स को सक्सेसफुली टर्मिनेट करने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा 1999 में IC-814 हाईजैकिंग के दौरान भी वो वन ऑफ द 3 मेन नेगोशिएटर्स में से एक थे, जिन्होंने पैसेंजर्स के सेफ रिलीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे टेररिस्ट से बातचीत की थी। 1990 में कश्मीर की आग को बुझाते हुए अजीत डोवाल ने कई हार्डकोर मिलिटेंट्स को काउंटर इंसर्जेंट बनने के लिए कन्विंस किया, जिससे 1996 में जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए। देश की सुरक्षा और संप्रभुता में दिए गए अपने ऐसे ही अनेक योगदान के कारण श्री डोवाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 2005 में अपने रिटायरमेंट के बाद भी अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाते नजर आए। 2014 में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे एक्ट करते हुए मिस्टर डोवाल ने इराक में फंसी 46 इंडियन नर्सेस की रिलीज इंश्योर की। म्यांमार में नागा मिलिटेंट्स के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, 2016 में पहले पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स और फिर 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स, ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस अजीत डोवाल के नेतृत्व में कंडक्ट किए गए। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट करने के बाद भी आज मिस्टर अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिस्टर अशोक खेमका का, जिन्हें अपनी ईमानदारी और कार्यशैली के लिए जाना जाता है। कोलकाता में जन्मे अशोक खेमका 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने सिविल सर्वेंट के तौर पे अपने करियर की शुरुआत से पहले आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी कंप्लीट की। सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद अशोक खेमका हरियाणा कैडर में सिलेक्ट हुए।
अपने करियर के दौरान मिस्टर खेमका ने कई ऐसे ब्रेव एक्शंस लिए जिसने सत्ता और विपक्ष समेत पूरे देश की जनता को उनकी ओर आकर्षित किया। इसमें सबसे बड़ा एक्शन वो माना जाता है जब उन्होंने कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी के सन इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा की एक इल्लीगल डील को कैंसिल कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये कदम तब उठाया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड स्कैम के अलावा अशोक खेमका ने सोनीपत खरखोड़ा आईएमटी लैंड स्कैम केस, गहरी सांपला उद्दर गगन लैंड स्कैम जैसी अनेक इरेगुलरिटीज में विसल ब्लोअर का काम किया। शायद यही कारण है कि अपने 29 इयर्स की सर्विस में उन्हें 54 ट्रांसफर्स और कई एफआईआर्स देखने पड़े। इवन रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के तौर पे एक्ट करते हुए जब उन्होंने हिल एरियाज के प्रोटेक्शन को लेकर इश्यूज रेज करने शुरू किए तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। खैर, सत्ता में किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, अशोक खेमका जैसे ऑफिसर्स अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये साबित करते हैं कि वो आज भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में झुके बिना पूरी निष्ठा के साथ निभाने में सक्षम हैं। अशोक खेमका के एफर्ट्स के कारण उन्हें 2011 में एसआर जिंदल प्राइज से नवाजा गया। इसके पहले 2009 में भी उन्हें मंजुनाथ शनमुगम ट्रस्ट कमेंडेशन ऑन पब्लिक वर्क से पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक ऐसे सिविल सर्वेंट के बारे में जिसने पूरे देश के साथ खासकर महिलाओं को प्रेरित किया है। वो नाम है किरण बेदी। 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद किरण बेदी ने आईआईटी दिल्ली से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। किरण बेदी के सिविल सर्वेंट के तौर पे करियर की शुरुआत 1972 से हुई जब उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किरण बेदी देश की पहली महिला थी जिन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया था। उनके इस स्टेप से न जाने देश की कितनी बेटियां आईपीएस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होती नजर आईं। दिल्ली के चाणक्यपुरी सब डिवीजन में पहली पोस्टिंग हासिल करने के बाद किरण बेदी देश की पहली महिला बनी जिन्होंने दिल्ली पुलिस के ऑल मेल कॉन्टिजेंट को 1975 के रिपब्लिक डे परेड में लीड किया। 1993 से 1995 के बीच तिहाड़ जेल की आईजी रही किरण बेदी ने प्रिजन मैनेजमेंट में कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिनमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज, योगा और लिटरेसी प्रोग्राम्स शामिल थे। उनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण 1994 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। अपने आईपीएस के टेन्योर के दौरान किरण बेदी ने हर मुश्किल से मुश्किल चुनौती को पूरा किया। तिहाड़ जेल की आईजी रहने के अलावा उन्होंने मिजोरम में एस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सिविलियन पुलिस एडवाइजर इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तौर पे सर्व किया। यूएन में उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन के एवज में उन्हें यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। 2007 में आईपीएस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद किरण बेदी ने सोशल चैलेंजेस के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। उनके एफर्ट्स के कारण उनके एनजीओस को यूएन द्वारा सर्जी सॉट्रियॉफ मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा किरण बेदी पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहीं। किरण बेदी ने अपने पूरे करियर के दौरान महिला सशक्तिकरण की अनेक मिसालें दी और उन्होंने साबित किया कि हमारे देश की बेटियां भी हर वो काम करने में सक्षम हैं जिन्हें आज तक केवल मेल्स द्वारा ही डोमिनेट किया जाता था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है विनोद राय। केरला कैडर से बिलोंग करने वाले 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर विनोद राय ने अपने करियर की शुरुआत त्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में सब कलेक्टर के तौर पर की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स होल्ड करने वाले विनोद राय ने 8 इयर्स तक त्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया, जहां उन्हें सेकंड सक्थन थाम्पुरन के निकनेम से जाना जाता था। फोर्ब्स के अनुसार मिस्टर विनोद राय उन चुनिंदा सिविल सर्वेंट्स में से एक रहे हैं जो गवर्नमेंट की कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी में भी काम कंप्लीट करवाना जानते हैं। विनोद राय की सबसे पॉपुलर पब्लिक सर्विस पीरियड इंडिया के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तौर पर रही। इस टेन्योर के दौरान विनोद राय ने कई करप्शन स्कैंडल्स और स्कैम्स एक्सपोज करने में एक फिनोमिनल रोल प्ले किया। कोलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ऑडिट जैसे अनेक इरेगुलरिटीज में सीएजी को लीड करते हुए मिस्टर विनोद राय ने इस ऑफिस को एक पावरफुल फोर्स की तरह उभारा। विनोद राय के अंडर सीएजी द्वारा 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के पब्लिश रिपोर्ट ने ही यूपीए गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स को रिजाइन करने पर मजबूर किया।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीएजी की यही रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण थी जिससे यूपीए गवर्नमेंट को अनेक सेटबैक्स देखने पड़े। इन सब के अलावा विनोद राय ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी एंटिटीज, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और दूसरी सोसाइटीज को भी सीएजी की एम्बिट के अंडर लाने के अनेक प्रयास किए। इनके एफर्ट्स ने न केवल यूपीए गवर्नमेंट को इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करने को मजबूर किया, बल्कि जनता के सामने भी गवर्नमेंट मशीनरी में वाइड स्प्रेड करप्शन को लाने का काम किया। दोस्तों, विनोद राय के बाद अब जानते हैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर को जिन्होंने पूरा जीवन गरीब और बेसहारा लोगों के नाम किया। 1956 बैच के आईएएस ऑफिसर एसआर शंकरन। ये तो उन्होंने हमेशा ही देश और देश की आम जनता की सेवा की, लेकिन गवर्नमेंट और सिटीजन्स का ध्यान उन पे तब पड़ा जब उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे अपने पहले टेन्योर के दौरान बॉन्डेड लेबर के इशू को सीरियसली टैकल करना शुरू किया। यूं तो बॉन्डेड लेबर इंडिया में इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत ही अबॉलिश होना शुरू हो गया था, लेकिन बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के पास होने के बाद भी देश के कई पॉलिटिकल लीडर्स इसे सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। इसका प्रमुख कारण था कि या तो वो पॉलिटिशियंस खुद बॉन्डेड लेबरर्स के डायरेक्ट मास्टर्स थे या उन लेबरर्स के मास्टर्स के करीबी हुआ करते थे। इस एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के कारण एसआर शंकरन कई बार अनेक चीफ मिनिस्टर से क्लैश करते हुए नजर आए, लेकिन इन सेटबैक्स के बावजूद उन्होंने अपनी ब्रेवरी और राइटियसनेस बनाए रखी और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश करने में कई गोल्स हासिल किए। इसके अलावा मिस्टर शंकरन एससीज और एसटीज के लिए डिवाइस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का हिस्सा बने रहे। उन्होंने नक्सल इंसर्जेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की भी अनेक कोशिशें की। उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा दलित्स और ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेंड किया जाता रहा। 1982 में रिटायरमेंट के बाद भी वो गरीबों के हक के लिए लड़ते नजर आए और अपनी पेंशन SC/ST स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हुए दिखे। पर्सनल लाइफ में भी सिंप्लिसिटी का उदाहरण देते हुए एसआर शंकरन ने 2005 में अवार्ड किए जाने वाले पद्म भूषण को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि केवल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कोई भी अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, एसआर शंकरन के बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम है अमिताभ कांत का। 1956 में जन्मे अमिताभ कांत ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए की पढ़ाई पूरी की। 1980 बैच के केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत को आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिविल सर्वेंट के तौर पे जाना जाता है। उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इंडिया टुडे ने अपने 45th एनिवर्सरी स्पेशल इशू में अमिताभ कांत को इंडिया के टॉप 45 सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटीज में से एक बताया था। इसके अलावा ए पॉलिटिकल नामक मशहूर ग्लोबल गवर्नमेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म ने अमिताभ कांत को वर्ल्ड के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया था, जिन्होंने गवर्नेंस को रिवॉल्यूशनाइज करने का काम किया। आज अमिताभ कांत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके अलावा मिस्टर कांत चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जिसे पीएम मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था। नीति आयोग के सीईओ होने के अलावा आज अमिताभ कांत एनएचएआई में एज अ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हैं। केरला में अपने टेन्योर के दौरान इन्होंने कैलिकट एयरपोर्ट में कई रिस्ट्रक्चरिंग की। इसके अलावा इन्होंने फिशरीज सेक्टर में फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ट्रेडिशनल फिशरमैन की आय को बढ़ाने के अनेक प्रयास किए। दोस्तों, अमिताभ कांत इन सारे गवर्नेंस प्रोग्राम्स के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कई इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हैं। आज वो सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। इन सारे कंट्रीब्यूशन से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मिस्टर अमिताभ कांत ने देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़रों में अपनी काबिलियत को प्रूव किया है। दोस्तों, अमिताभ कांत जी के बाद हमारी सूची में अगला नाम है तिरुनल्लाई नारायणा अय्यर सेशन का। 1932 में केरला में जन्मे तिरुनल्लाई नारायणा अय्यर सेशन इंडिया के उन टॉप सिविल सर्वेंट्स में से एक रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस के पावर से देश में एक क्रांति लाने का काम किया।
1953 में आईपीएस के तौर पे क्वालिफाई करने के बाद मिस्टर सेशन ने 1955 में दोबारा एग्जाम देते हुए आईएएस की टॉप रैंक्स में से एक हासिल की। तमिलनाडु में असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कोयम्बतूर के तौर पे करियर की शुरुआत करते हुए शेषन हमेशा से ही लोकल पॉलिटिशियंस के साथ टसल करते हुए नजर आए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक बात साफ कर दी थी कि ये ऑफिसर किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर के आगे हार नहीं मानेगा। 1968 में ईडी मेसन फेलोशिप ग्रांट होने के बाद सेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1989 में कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त होने के बाद इन्हें 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया। इस टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडियन इलेक्शंस में होने वाले कई करप्ट और अनफेयर प्रैक्टिसेस को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करना, एलिजिबल वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड इशू करना, इलेक्शन कैंपेन में की जाने वाली स्पेंडिंग पे लिमिट लगाना, मनी और अल्कोहल जैसे ब्राइब्स को कर्ब करना और न जाने कितने ऐसे इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जिन्होंने इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को एक नई दिशा दिखाई। जहां एक और इनके वर्क कल्चर को लेकर कई पॉलिटिशियंस ने नाराजगी जाहिर की, वहीं आम जनता द्वारा इनके रिफॉर्म्स को अनेक सराहना मिली। इनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण 1996 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये श्रेय तिरुनेल्लाई नारायणा अय्यर सेशन को ही जाता है, जिन्होंने इंडिया में चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को विजिबिलिटी प्रोवाइड की और इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करते हुए ट्रू डेमोक्रेसी के मजबूत स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक ऐसे सिविल सर्वेंट के बारे में जिन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पावर को सक्सेसफुली एग्जर्ट करने का एग्जाम्पल सेट किया। वो नाम है त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA LLB की डिग्री हासिल करने के बाद मिस्टर चतुर्वेदी ने 1950 में राजस्थान कैडर के तहत IAS की रैंक पे ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की। अपने 2 दशक से ज्यादा के करियर में इन्होंने कई गवर्नमेंट पोजीशंस होल्ड की, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी शामिल है। कहा जाता है कि यूं तो त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने अपने करियर में अनेक कीर्तिमान रचे, लेकिन उनमें सबसे अहम वो है जो उन्होंने CAG के तौर पे रहते हुए एग्जीक्यूट किया। लेट 1980s में CAG के तौर पे त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने तब के राजीव गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर परचेज्ड हॉविट्जर गन्स की पूरी डील में इरेगुलरिटीज का पता लगाया। इस रिपोर्ट में खुले तौर पे इरेगुलरिटीज के साथ स्वीडिश आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स बोफोर्स का नाम मेंशन किया गया था, जिसने ये गन्स प्रोक्योर करनी थी। पार्लियामेंट में टेबल हो जाने से पहले इस रिपोर्ट का मीडिया में लीक हो जाना एक्सपर्ट्स द्वारा एक प्रमुख कारण बताया जाता है, जिसने आगे चलकर राजीव गांधी गवर्नमेंट को सत्ता से हटाने का काम किया। अपने निष्पक्ष और कर्मठ योगदान के कारण श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी को 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे चलकर 2002 में ये कर्नाटका के गवर्नर बनाए गए। दोस्तों, सिविल सर्वेंट की तरह काम करते हुए देश और समाज की भलाई के लिए एक कदम ज्यादा बढ़ाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट में अगला नाम है आर्मस्ट्रांग पामे का। मणिपुर में मिरेकल मैन के नाम से फेमस IAS ऑफिसर आर्मस्ट्रांग पामे ने एक छोटे टेन्योर के दौरान ही अपनी काबिलियत के अनेक सबूत दिए हैं। मणिपुर के ही जिलियांगरोंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले आर्मस्ट्रांग पामे टोसम के SDM थे, जब उन्होंने मोटरेबल रोड के एब्सेंस में वहां के लोगों की तकलीफें देखी। इस कमी का असर तब और ज्यादा दिखा जब 2012 में रीजन में मलेरिया और टाइफाइड आउटब्रेक के कारण कई विलेजर्स हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जब गवर्नमेंट ने लैक ऑफ फंड्स का हवाला देकर रोड्स के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने से इनकार कर दिया, तब मिस्टर पामे ने पब्लिक फंड रेज कर 100 किलोमीटर रोड बनाने में सफलता हासिल की, जो मणिपुर को नागालैंड और असम से कनेक्ट करते हुए नजर आया। उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें मिरेकल मैन के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने कई और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसे आम जनता द्वारा सराहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे वो हर वीक क्लास 5 से क्लास 10 के 10 बच्चों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे वो बच्चे IAS ऑफिसर्स की लाइफ से रूबरू हो सकें और आने वाले समय में देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इन्हीं कारणों से 2012 में आर्मस्ट्रांग पामे को पब्लिक सर्विस कैटेगरी में CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2015 में इंडियाज मोस्ट एमिनेंट IAS ऑफिसर अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है असम की आयरन लेडी कही जाने वाली संजुक्ता पराशर का।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएटेड और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स हासिल करने के बाद संजुक्ता पराशर ने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। 2006 में आईपीएस ऑफिसर के तौर पे मेघालय असम कैडर में अपॉइंट होने के बाद से ही संजुक्ता ने खुद को देश के प्रति समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि अपने टेन्योर के इनिशियल ईयर्स में ही इन्हें बोडो ट्राइब्स और इलीगल बांग्लादेशी मिलिटेंट्स के बीच स्प्रेड एथनिक वायलेंस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसे इन्होंने सक्सेसफुली निभाया। 2008 में मकूम की पहली असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद संजुक्ता पराशर कई एनकाउंटर्स में शामिल रहीं, जहां उन्होंने 16 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने कई टेररिस्ट को कैप्चर किया और टन्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशंस रिकवर किए। कहा जाता है कि बोडो मिलिटेंट्स के बीच संजुक्ता मोस्ट फियर्ड पुलिस ऑफिसर्स में से एक जानी जाती हैं, जहां वो सीआरपीएफ सोल्जर्स के बीच हाथों में AK-47 लिए टीम्स हेड करते हुए नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन और परसिवरेंस से देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि ये उन अनेक सिविल सर्वेंट्स में से कुछ एक हैं जो आज भी बिना किसी की नज़र में आए खामोशी से देश और आम जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें उन साइलेंट वॉरियर्स को भी इस लिस्ट में काउंट करना चाहिए। दोस्तों, हमें आप बताइए ऐसे और कौन से सिविल सर्वेंट्स हैं जिनसे आप खुद को इंस्पायर्ड पाते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन और GS4 के एथिक्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स बी ऑगमेंटेड इन इंडिया? Discuss in the context of various initiatives and reforms implemented by civil servants. दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।